इस समय हम लोग कवर अप करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि अधिकतर पूछा जाता है एग्जाम्स में, वो है शेयर्स ऑब्लिक डिबेंचर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इसके अंदर में देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब भी कोई कंपनी कोई एसेट्स अगर लेती है, राइट, और एसेट्स अगर लेती है तो उसके बदले में उसके पास में अगर पैसे नहीं होते तो फिर वो नॉर्मली ऐसा सोचती है कि हम क्यों ना अपनी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स दे दें, राइट। तो कंपनी अपनी जो है शेयर्स या डिबेंचर्स को इशू कर देती है, राइट। इस केस में क्योंकि शेयर्स या डिबेंचर्स जो कंपनी ने इशू किया उसके बदले में कंपनी को कैश नहीं मिला है, कंपनी को एसेट्स मिला है, इसलिए हम लोग उसको कहते हैं शेयर्स ऑब्लिक डिबेंचर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन। बेसिकली ये शेयर्स चैप्टर में अलग है और डिबेंचर्स में अलग है। मैं इसको साथ में इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि है कंबाइंड ही चीज़। शेयर्स और डिबेंचर्स बेसिकली सेम ही हैं। लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने देखा था दे आर जस्ट दी सेम थिंग, नथिंग मच डिफरेंट, राइट। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे स्टेप्स क्या क्या होंगे। हम जैसे मैंने इसको 5 स्टेप्स में इसको बांट के रखा है स्टूडेंट्स, और फिर इसके बाद में मैं आप लोग का इंट्रोड्यूस कराऊंगा, राइट। तो इसका जो हमारा पहला स्टेप होता है स्टूडेंट्स वो ये होता है कि कैलकुलेट करते हैं हम लोग नेट एसेट्स एक्वायर्ड। नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है? एसेट्स माइनस, और एसेट्स को हम लोग किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं? एग्रीड वैल्यू। एग्रीड वैल्यू, ये एग्रीड वैल्यू क्या वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, समझिएगा ध्यान से। तो एग्रीड वैल्यू, जैसे एक एसेट की 3 वैल्यूज अपने को दिया रहता है। एक होता है बुक वैल्यू, एक होता है मार्केट वैल्यू, और तीसरा होता है एग्रीड वैल्यू। बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, एग्रीड वैल्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं? 3 वैल्यूज होती है एसेट्स की। बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू और एग्रीड वैल्यू। ये बुक वैल्यू क्या होती है? ये होती है जिस वैल्यू पर बैलेंस शीट में कोई भी एसेट रिकॉर्ड होता है, राइट। मार्केट वैल्यू क्या होती है? ये वो वैल्यू होती है जो वैल्यू आपको एसेट के लिए मार्केट में मिलेगी। और एग्रीड वैल्यू क्या वैल्यू होती है? जो हम लोग एग्री करते हैं किस वैल्यू पर हम ये सामान खरीदेंगे बेचेंगे, राइट। तो एग्रीड वैल्यू, तो अपने लोग इसको किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे? बुक वैल्यू पर नहीं, मार्केट वैल्यू पर भी एग्रीड वैल्यू, जिस वैल्यू पर अपने लोगों ने इसको नक्की किया है। तो हम निकालते हैं यहाँ पर, कैलकुलेट करते हैं नेट एसेट्स एक्वायर्ड। जैसे मैं सामने वाले से, जरूर नहीं कि सिर्फ एक ही एसेट लो, मैं इससे हो सकता है मल्टीपल एसेट्स ले लूँ, और हो सकता है कि कुछ उससे लायबिलिटीज पे ले लूँ। तो फिर हम यहाँ पर निकालते हैं नेट एसेट्स एक्वायर्ड। नेट एसेट्स एक्वायर्ड कैसे निकालते हैं आप? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, और एसेट्स को आप रिकॉर्ड करते हैं एट एग्रीड वैल्यू। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड एट एग्रीड वैल्यू। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? तो फिर बोलिए, फिर आगे की बात करें, राइट। तो एसेट्स को हम लोग एग्रीड वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे। ये हो जाने के बाद में, नेट एसेट्स निकाल देने के बाद में, अब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखते हैं, हम फाइंड करते हैं क्वेश्चन के अंदर में परचेज। ये परचेज कंसिडरेशन आपको क्वेश्चन में नॉर्मली गिवन होता है, नॉर्मली इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। परचेज कंसिडरेशन का मतलब है कि हम कितने में खरीदेंगे एसेट को। मतलब जैसे हमने एक बकेट ऑफ एसेट्स खरीद लिया, अब उसका पीसी बताया जाता है। जैसे हमने जो नेट एसेट्स लिया, मान लो 1 लाख रुपए का एसेट लिया, 20,000 रुपये का लायबिलिटी, 80,000 रुपये का चीज़ है। अब हम देखेंगे कि हम उसके लिए कितना पैसा पे कर रहे हैं। हो सकता है हम 80 के लिए 80 पे कर दें, हो सकता है हम उसके लिए ज़्यादा पे कर दें, हो सकता है हम उसके लिए, तो ये जो हम पे कर रहे हैं वो होता है परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन इज नॉर्मली गिवन इन दी क्वेश्चन में गिवन होता है, राइट। अब जब ये क्वेश्चन में गिवन होता है परचेज कंसिडरेशन, तो फिर उसके बाद हम लोग निकालते हैं यहाँ पर क्या? गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अगर हमने सामान महंगा खरीदा तो क्यों खरीदा? गुडविल। और सस्ता खरीदा मतलब फायदा, कैपिटल रिजर्व। तो महंगा खरीदा मतलब पीसी ज़्यादा थी, नेट एसेट्स कम था, तो गुडविल कब आएगा आपका? व्हेन पीसी
इज ग्रेटर देन नेट एसेट्स। और कैपिटल रिजर्व कब आएगा आपका? नेट एसेट्स माइनस पीसी। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए क्लियर है तो फिर आगे की बात करते हैं। फिर स्टेप 4, फाइंड नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी अलॉटेड इशूड। नंबर ऑफ डिबेंचर्स, नंबर ऑफ शेयर्स हम किसी भी लिए भी कर सकते हैं, मगर मैं नॉर्मली इसको डिबेंचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाता हूँ। डिबेंचर्स अपने को तीनों केसेस मिलते हैं, पार, प्रीमियम और आपका सेम ही चीज होता है शेयर्स के लिए भी। इशू प्राइस ऑफ आप निकाल लेते हैं, इशू प्राइस आपको दिया रहता है। इशू प्राइस क्या मतलब हुआ, जैसे डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम या डिस्काउंट। 100 रुपये फेस वैल्यू का डिबेंचर्स है, मान लो एट पार पड़ जाएगा फिर 100 रुपये। अगर 100 रुपये का डिबेंचर है, प्रीमियम पर गया 20% के तो 120, और अगर डिस्काउंट पर गया है तो 100 रुपये का डिबेंचर है, 10% के अगर डिस्काउंट पर गया है 90। तो अब हमको ये देखना है कि हमने कितने डिबेंचर्स को इशू किया है। अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी अलॉटेड या इशूड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये आप कैसे निकालोगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी अलॉटेड या इशूड? ये आपका आएगा कितना, परचेज कंसिडरेशन माइनस अमाउंट पेड इन या बैंक अपॉन इशू प्राइस पर डिबेंचर। बात क्लियर है? जैसे यहां हमने देखा कि हमको पैसा देना था, लेट्स से मैंने कहा 85,000 रुपीज, राइट। उसमें से कुछ पैसा, लेट्स से कुछ पैसा मैंने कैश में दे दिया। सामने वाले ने कहा कि मेरे को पैसा कैश में दे दो, तो 8,000 रुपये लेट्स से मैंने कैश में दे दिया। कितना पैसा हमें डिबेंचर्स के थ्रू देना है? 77,000। अब मान लो कि हमारा 100 रुपये का डिबेंचर है, हम उसको इशू कर रहे हैं 100 रुपये पर, तो आप डिवाइड कर दोगे बाई 100। कितना डिबेंचर इशू करोगे? 77,000 डिवाइडेड बाय 100, 770। और अगर लेट से आपने उसको प्रीमियम पर इशू किया 10% के, तो फिर अब 77,000 रुपीज देना, मगर एक डिबेंचर कितने का हो गया आपका? 700। और अगर लेट से आपको डिस्काउंट पर देना है 77,000 डिवाइडेड बाय, लेट से 10% का डिस्काउंट दे दे 90, कितना आ जाएगा? डिवाइड कर लो। शायद ये प्रॉपर तरीके से डिवाइड ना हो, मगर जो भी आएगा वैल्यू आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। समझ में आ रहा हो सभी लोगों को? आगे बढ़ जाते हैं। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। फिर आगे बात करते हैं, स्टेप 5 क्या है हमारा? स्टेप 5 क्या है हमारा? स्टेप 5 है हमारा जर्नल एंट्री। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री, इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, बहुत ध्यान सुनिएगा। इसके अंदर में जनरल एंट्रीज अब हमको सीखना है। जैसे पहली एंट्री तो हमारी होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स को डेबिट। देखिए ध्यान से, एंट्रीज मैंने भी करके रखी है इनफैक्ट आप लोगों के लिए। एसेट्स अकाउंट डेबिट, ये किस वैल्यू पर आप रिकॉर्ड करोगे इसको? एग्रीड वैल्यू। गुडविल अगर कुछ हुआ तो, सन्ड्री लायबिलिटीज जो भी आपका एक्चुअल होगा वही वैल्यू पर आ जाएगा, और कैपिटल रिजर्व अगर कुछ हुआ तो। आई होप दिस इज क्लियर। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आई होप ये क्लियर है। क्लियर है तो फिर बोलिए, फिर आगे की बात करें। फिर अब आगे ध्यान सुनिएगा, जब हमारे डिबेंचर इशूड हो जाते हैं एट पार, ये हमारे डिबेंचर क्या हो जाते हैं? इशूड एट, तो फिर सिंपल एंट्री हो जाएगी। वेंडर को, अच्छा वेंडर को क्रिएट नहीं किया था। सन्ड्री एसेट्स डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, टू सन्ड्री लायबिलिटीज, टू कैपिटल रिजर्व, टू वेंडर अकाउंट। वेंडर अकाउंट किस अमाउंट से आएगा आपका? परचेज। अब वेंडर को आपको डिबेंचर्स देना है, तो फिर एंट्री क्या हो जाएगी? वेंडर डेबिट टू डिबेंचर। नहीं, एप्लीकेशन नोटमेंट कुछ नहीं दिया,
इसके अंदर में डायरेक्टली डिबेंचर या शेयर्स चला जाएगा। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, राइट। और अगर प्रीमियम पर दे रहे हो तो वेंडर डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और डिस्काउंट पर दे रहे हो वेंडर डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। If debentures are issued at par, vendor debit to debenture account, right? If debentures are issued at premium, vendor account debit to debenture account to securities premium account. But if debentures are issued at, तो फिर क्या हो जाएगा? Vendor debit discount on issue of debenture account debit to debenture account. देखिए क्लियर है, तो फिर आगे बताइए। राइट तो यहां पर आप ये जो भी काम करेंगे वो नंबर ऑफ डिबेंचर्स के हिसाब से करेंगे, उस पर आप करेंगे। एक चीज और नोट कर लीजिएगा, चाहे तो फिर आप लोग इसको नोट भी कर लीजिए। इफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर और शेयर इज नॉट गिवन, comma it is assumed to be 100 and 10 respectively। बात समझ में आ रही है? मतलब डिबेंचर्स के लिए कितना मानोगे और शेयर्स के लिए, शेयर्स के लिए 10, डिबेंचर्स के लिए 100। राइट तो यहां पर है क्वेश्चन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1, ABC लिमिटेड एक्वायर्स लैंड एंड बिल्डिंग एट ₹1 lakh, डेटेड एट ₹50,000 and took over liabilities of ₹30,000 from XYZ Limited, past necessary journal entries if purchase consideration is 90,000 and 9% debenture of face value of ₹100 each are issued at par at discount of 10% या premium of 20%। तो ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, नेट एसेट्स। अच्छा मैंने ना इसमें एक्चुअली में आप लोगों के लिए यहाँ केस ए के हिसाब से 3 केसेस ये बनाया, केस बी के हिसाब से मैंने 3 केसेस ये बनाया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब जैसे हमारा यहाँ पर सबसे पहला स्टेप तो क्या आएगा, नेट एसेट्स एक्वायर्ड 1 लाख प्लस 50,000 माइनस 30,000। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक लाख, फिर पीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90,000। तो अब स्टेप 3 हमारा क्या हो जाएगा, नहीं स्टेप 3 नेट एसेट्स ज़्यादा है तो गुडविल है या कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व, राइट। तो कैपिटल रिजर्व आएगा, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट इज इक्वल टू नेट एसेट्स माइनस परचेज कंसिडरेशन। 1,20,000 माइनस इज इक्वल टू कितना 30,000। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक क्लियर है तो फिर आगे की बात करते हैं। फिर आगे देखिएगा, अब यहाँ पर अलग अलग केसेस मैंने बनाया, इफ डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, डिस्काउंट या प्रीमियम, तो 3 अलग अलग केसेस हमारे बनेंगे, राइट। तो स्टेप 4 केस ए, पार, प्रीमियम या डिस्काउंट, नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड कितना आ जाएगा 90,000 अपॉन 100, 900। फिर प्रीमियम के लिए कितना आ जाएगा 90,000 अपॉन 120, 750। और डिस्काउंट पर है मतलब कितना आ जाएगा 90,000 अपॉन 1000। आई होप ये क्लियर है सभी लोगों को। अब देखो एंट्रीज बड़ी सिंपल सी है, पहली एंट्री तो तीनों में कॉमन होगी, क्या एसेट्स के नाम आपको पता, तो एसेट्स के नाम लिखेंगे आप लोग, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, डेटर डेबिट टू सन्नी लायबिलिटीज, टू कैपिटल रिजर्व, टू
वेंडर का नाम क्या है? XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू सनी लायबिलिटीज टू XYZ लिमिटेड टू कैपिटल रिजर्व। देखिए ध्यान से, क्लियर है तो फिर आगे बताइए। ठीक है, फिर अगला क्या होगा? XYZ लिमिटेड डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 900 इंटू 100 90,000। बट अगले वाले में XYZ लिमिटेड डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी 90,000, 750 इंटू 100 और 750 इंटू 20। फिर XYZ लिमिटेड डेबिट डिस्काउंट एंड स्कोप डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 1,000 इंटू, नहीं पहले तो सॉरी 90,000 उधर आ गया, 1,000 इंटू डिस्काउंट था ना, 1,000 इंटू 10,000 इधर आ गया टू 9% डिबेंचर। क्लियर है तो फिर देखिए आगे आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर एग्जाम्पल नंबर 2, मैं केस बी नहीं करवा रहा हूँ आप लोगों को, केस बी के तीनों टाइप आप लोग जो है क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड रहेगा, आप लोग उसको फिर वहाँ से कर लीजिएगा सॉल्व। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं। ABC लिमिटेड परचेस लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ रुपीज 2 लाख, एग्रीड वैल्यू 2 लाख एंड डेब्टर ऑफ रुपीज 20,000, इट एक्वायर्ड क्रेडिटर ऑफ रुपीज 30,000। द अमाउंट वॉज डिस्चार्ज बाय बैंक 50,000 एंड रिमेनिंग बाय इशू ऑफ 1,500 डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ रुपीज 5 पर डिबेंचर, पास नेसेसरी जनरल। अब इस वाले क्वेश्चन में एक खास बात देखो, इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे परचेज कंसिडरेशन फाइंड करके बताओ। दिया हुआ है कहीं पर? आमतौर पर क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, इस वाले क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ, मगर जिस क्वेश्चन में आपको परचेज कंसिडरेशन नहीं देगा उस वाले क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स या शेयर्स टू बी इशूड बता देगा। देखो उस वाले क्वेश्चन में बताया नहीं बताया, बताया कि नहीं बताया, नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड। तो अब हम लोग ना उस वाले फंडे को उल्टा कर देंगे, जैसे परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट करने की जगह पर अब हम परचेज कंसिडरेशन निकाल देंगे इसी वाले फॉर्मूले को उल्टा करके। नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड आपको दिया हुआ था 1,500, परचेज कंसिडरेशन नहीं पता, अमाउंट पेड इन कैश बैंक 50,000 अपॉन इशू प्राइस पर डिबेंचर वॉज कितना 595। एक बार फिर से करते हैं, 1,500 पीसी नहीं पता, अमाउंट पेड इन कैश अपॉन 95, 1,500 इंटू 95 प्लस 50,000 इज इक्वल टू पीसी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब पीसी इज इक्वल टू कितना, 1,500 इंटू 95 प्लस 50,000, 1,92,000, ये आपका पीसी आ गया। स्टेप 1, नेट एसेट्स एक्वायर्ड 2 लाख प्लस 20,000 माइनस 30,000, नेट एसेट्स पीसी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब आपका पीसी आ गया, नेट एसेट्स आ गया, अब क्या कितना आएगा? मैं समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आगे का काम कर लेंगे ना पक्का? देखिए एनए निकाल दिया, पीसी निकाला, फिर गुडविल निकाला। अब स्टेप 4 नॉट रिक्वायर्ड और आपके लिए क्या राइट? सो इसको करिएगा स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये पक्का एग्जाम में आता ही आता है राइट। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में हम लोग डिबेंचर्स के कुछ और टॉपिक्स करेंगे और मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट सेशन में जो है मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिबेंचर्स को भी अपना कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।